हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया है। तो एनसीईआरटी में हम ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं। पहले क्लास 6 का जिसमें से 2 चैप्टर हो गए हैं। आज थर्ड चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। देखिए, बीपीएससी 3.0 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट भी आ गई है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा उसको। और मार्च में एग्ज़ाम भी है। ठीक है, आई थिंक 7 से 17 के बीच में है, कुछ ऐसा। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसका सिलेबस भी देख लीजिएगा क्या है। मैंने तो उसका सिलेबस देखा था। प्राइमरी में 2 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला लैंग्वेज का होगा, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसका मतलब जीके का। ठीक है, तो जो लैंग्वेज वाला है तो उसमें मैंने पिछला क्वेश्चन पेपर भी देखा। आप लोग भी देखिएगा, नेट पर जाकर आप उसमें से पेपर निकालिएगा। हिंदी का पेपर मैंने देखा था, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस व्याकरण, आई थिंक व्याकरण के ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, हिंदी दिया है, उसमें कुछ ऐसा सिलेबस नहीं दिया है, तो उसको पूरा व्याकरण ही समझिए। तो पेपर आप देखोगे पिछला, तो उसमें पूरा व्याकरण आया हुआ है। जैसे कि उसमें मैंने देखा पर्यायवाची, तत्सम तद्भव देखा मैंने। ठीक है, फिर विलोम शब्द देखा। मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने देखी उसमें। तो वो सब मैं आपको करा मतलब मैं आपको धीरे धीरे स्टार्ट किया है मैंने। तो वो मैं आपको कराऊंगी इस चैनल पर, हमारे वैदिक गुरु चैनल पर। बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने इम्पोर्टेंट पर्यायवाची करवा दिया है अभी के लिए। बाकी मैं आपको अभी आगे भी मतलब सब कुछ कराऊंगी। और इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे। और पिछला पेपर उठा के जब आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस आए भी हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर एनसीईआरटी कराऊंगी। ठीक है, करा रही हूँ। उसके बाद एससीईआरटी भी हम लेकर चलेंगे। तो ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। तो ज्योग्राफी का 2 चैप्टर हो गया है। आज हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। ठीक है, घूर्णन एवं परिक्रमण 2 होती है। कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। और जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जब पृथ्वी घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, मान ली गई है, जो उसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अक्ष क्या करता है? वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, वो जो समतल होता है जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसी को कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी को प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, तो आप जानते ही हो पृथ्वी गोल है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और जहाँ पर रोशनी मिलती है वहाँ दिन होता है, जहाँ पर रोशनी नहीं मिलती है वहाँ रात होता है। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर एक वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो दिन और रात को विभाजित करे वो क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त। बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, याद हो जाए। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप 3.2 में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वृत्त है ये अक्ष के साथ नहीं है। ये देखिए, प्रदीप वृत्त जो है ये अक्ष के साथ नहीं है। ठीक है, कि जैसा अक्ष है वैसे ही प्रदीप वृत्त नहीं, ये प्रदीप वृत्त ऐसा है। ठीक है, यह वृत्त अक्ष, हाँ, इसके बाद कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। तथा पृथ्वी की दैनिक गति, ये जो गति होती है वो कैसी? दैनिक गति होती है, जो दिन काल में होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये रही आपकी पृथ्वी का कक्षीय समतल, ये रहा आपका। ठीक, इसके बाद ये पृथ्वी का कक्षीय समतल पर लंब 66.5 डिग्री का भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये रही कर्क रेखा, विषुवत रेखा है, ये 0 पॉइंट होता है, ये मकर रेखा है ये।
ठीक है, 23.5 डिग्री है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात को कौन विभाजित करता है? प्रदीप वृत्त। ठीक है, जो विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप वृत्त कहते हैं। ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक, सूर्य की रोशनी देखिए यहाँ पर पड़ रही है सीधी, दिन है, इधर नहीं पड़ रही है तो ये क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी यहाँ। इसके बाद देखिए प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी को गोल किसने बताया? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया। और अपने कक्ष पर घूर्णन करती है, ये भी बताया उन्होंने। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होने के कारण वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, फिर जीवन संभव नहीं होगा। इसके बाद देखिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, ठीक है, जो दूसरी गति होती है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो वो परिक्रमण होता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन, 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितने दिन में? 300, रियलिटी तो ये 365 सही 1/4 दिन में। ठीक, हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। ठीक, और यही 6 घंटे को जोड़कर बाद में लीप ईयर बनता है। लीप ईयर कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। ठीक है, और ऐसे 6 अगर आप 6 × 4 करोगे 4 साल, तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा ना। 24 घंटे में एक दिन, तो यही एक दिन जो है वो फरवरी में जुड़ता है और वो 29 दिन की फरवरी हो जाती है। ठीक, उसी को लीप वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि सूर्य जो है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी घूम रही है गोल 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 गोल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उत्तरी अयनांत हुआ 21 जून को, दिन लंबा हुआ रात छोटी हुई। ठीक, और यहाँ पर दक्षिण अयनांत कहा 22 दिसंबर को, यहाँ पर दिन छोटा हुआ और रात बड़ी हुई। ठीक, उल्टा हो जाएगा दोनों। यहाँ पर दिसंबर में रात छोटी हो जाएगी, दिन बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पर दिन छोटा रात बड़ी हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पर दिन लंबा और रात छोटी। ठीक, दिन लंबा और रात छोटी, यहाँ पर रात लंबी और दिन छोटा। ठीक, तो इस तरह यह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस दिन जो होता है, इस टाइम, इस समय जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। इसी का उल्टा आप जब आप करेंगे तो जब दक्षिण अयनांत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर वसंत ऋतु हो गया, ये आपका वसंत ऋतु हो गया, ये आपका हो गया शरद ऋतु, शरद ऋतु, और ये आपका ये वसंत ऋतु हो गया और ये आपका शरद ऋतु हो गया। ठीक, आगे देखेंगे इसके बारे में। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे में बराबर हो जाते हैं, जिसके अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। यही मैंने आपको बताया अभी। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, और दिन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और अभी वहां पर हमने देखा ना 3.3 में चित्र में कि पृथ्वी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और देखिए ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा गया। कितने? 4, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। बताया था ना, क्षितिज होती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर
लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में लंबा दिन, बताया ना अभी, सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। अब इसके बाद देखिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक, इधर क्या था, कर्क रेखा पर पड़ती थी, इधर क्या है, मकर रेखा पर। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में। इसका ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होता है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए झुका नहीं है, इसलिए यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, विषुव। ठीक है, दिन और रात बराबर होता है, इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर अभी आपने देखा शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है इसमें से क्वेश्चन कि किस दिन बराबर होता है दिन रात, किस दिन जो है रात बड़ी होती है, किस दिन रात छोटी होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ऋतुओं के बारे में भी आपसे जो है बहुत बार जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपका आज का ये चैप्टर रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, आओ कुछ करके सीखे। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान का एक बहुत बड़ा भाग दीर्घवृत्त बनाए तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा ले। पृथ्वी दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु पर की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में एक बार फिर इसको देख लीजिए कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च की स्थिति में इसके विपरीत होता है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यहाँ पर आप देखोगे इस चित्र में तो आपको दिखाया गया है कि ये देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को, ठीक, शरद और वसंत ऋतु। ठीक, तो ये आपका आज का जो है चैप्टर रहा। 3rd चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस डाल रही हूँ मैं। ठीक है, बहुत लंबा नहीं, छोटे छोटे वीडियोस डाल रही हूँ। इसके बाद सारा जब हो जाएगा तब हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर ज़रूर कराए जाएंगे। ठीक है, हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपको आपकी बीपीएससी के लिए, ठीक है, इवन आपका DSSS भी है ना एग्ज़ाम, उसमें भी सामान्य ज्ञान आएगा ही, और जो है
उसमें भी क्या होगा, आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी 6 क्लास का चल रहा है, फिर आगे भी हम फटाफट कर देंगे, ठीक है। और एससीईआरटी भी हम आपको लेकर चलेंगे, इसलिए आप टेंशन फ्री होकर फटाफट जो है सब कुछ पढ़ने का प्रयास करिए और जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा वैदिक गुरु चैनल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। अब हम उसमें आपको क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक। तो आपको उसके आंसर भी आपको करने होंगे, तो इसलिए आप हमारे वैदिक गुरु चैनल, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप हमारा सपोर्ट करिए और हम आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हिंदी के और भी वीडियोस हम डेली डालते रहेंगे ताकि हिंदी जो है बहुत आपकी स्ट्रांग हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आपको जो पढ़ा है वो ही देंगे, हम आपको ऐसी चीज़ें देंगे जो आपको मतलब अभी जो एग्ज़ाम आएगी उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। जो नॉर्मल चीज़ें जो आपको आती ही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स हम आपको कराएंगे जो आप नहीं जानते हो, फिर आप उसको बार बार रिवाइज करके आप उसको याद कर लोगे, फिर आपके एग्ज़ाम के लिए इजी होगा। क्योंकि अभी ऐसे शब्द भी आने लगे हैं पैराग्राफ में जो समझ नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब लेवल जो होता है वो मॉडरेट होने लगा है पेपर का, तो इसलिए नॉर्मली एग्ज़ाम के, और ये जो है ये जो एनसीईआरटी ये आपका सीटेट में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है, फिर कोई भी मतलब स्टेट का हो टेट, उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आप धीरे धीरे इसको तैयार करते चलिए और जो भी वैकेंसी आई है उस पर फोकस करिए, जल्दी से एग्ज़ाम देकर जल्दी से सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।